देखो आज हम चर्चा करेंगे सॉइल्स इन इंडिया की। राइट। अब देखो सॉइल्स इन इंडिया की जब आप अलग अलग किताब पढ़ते हो तो उसमें अलग अलग दिखाई देता है ना। क्वेश्चन है कि सर कैसे पता चले कि सॉइल्स के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है। तो इसका सिंपल सा एक आंसर है, हमें देखना है हमारी जो एक बॉडी है जिसे हम कहते हैं ICAR। क्या कहते हैं? ICAR। आईसीएआर ने जो सॉइल्स को क्लासिफाई किया है 8 तरीके से किया है, 8 तरीके से। तो सर हमें आईसीएआर का क्या फुल फॉर्म है? बता रहा हूँ आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ जगह मैंने, आपने ये ध्यान देना है आईसीएआर ने सॉइल को कितने में क्लास 8 पार्ट्स में। तो आपने अगर मेंस है आपका तो आपने इस बात को जरूर दिखाना है कि आईसीएआर ने कितने में डिवाइड किया है उसको। अब हमारा क्वेश्चन निकल के आता है, सर ये आईसीएआर क्या है? आईसीएआर का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। यानी कि ये एक नोडल एजेंसी है जो हमारे, ये जो हमारी जो सॉइल्स होते हैं इनमें रिसर्च करती है। आप समझे मेरी बात? आईसीआर क्या है आपका? सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद रखना है आप लोगों ने। और ये भी याद रखना है कि एक नोडल एजेंसी है। नोडल मतलब क्या होता है? नोडल मतलब होता है एक एपेक्स बॉडी, इसके ऊपर कोई नहीं होता है, जो एग्रीकल्चर रिसर्च में रिसर्च करता है, एजुकेशन में एक्सटेंशन ऑफ दी, मतलब इसको ऐसे समझ लो। मैंने आपको इकोनॉमिक्स में सेक्टर्स बताए थे, याद है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, राइट। और टर्शियरी सेक्टर में हमारे क्वाटरनरी और क्वीनरी होता है, राइट। और क्वाटरनरी क्या होता है? बताइए, क्वाटरनरी क्या होता है? क्या उसमें रिसर्च होती है? यस सर। देखो ये ध्यान से देखना, अगर सबसे पहले आईसीआर की चर्चा करते हैं तो आईसीआर का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ये है आपका इंडियन काउंसिल। पहले तो ये फुल फॉर्म आपने अच्छी तरह याद रखना है, आईसीआर कहते हैं इसे। ये स्टैब्लिश हुआ था ये 1929 पे, ठीक है। ये याद रखना आप लोगों ने। और ऑब्वियसली अब ये अंग्रेजों के समय पे स्टैब्लिश है 1929, मतलब ये प्री इंडिपेंडेंस की बात है। तो उस समय इसका नाम ये नहीं था इंडियन काउंसिल, उस समय इसका नाम था, इंडियन के बदले इंपीरियल कर लो, इंपीरियल। और बाकी सेम है, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। बाकी सारा का सारा सेम है। देखो बस इंडियन को क्या कर देना, इंपीरियल। क्वेश्चन आ सकता है आपका कि पहले इसका नाम क्या था, राइट। और आज के समय में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आज के समय में इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, राइट। अब क्वेश्चन है कि इसमें जो ये काउंसिल है, ऑब्वियसली इसके कोई ना कोई यू नो अध्यक्ष होंगे, प्रेसिडेंट होंगे इसके। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपके यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर। इसके क्या होता है? प्रेसिडेंट। और ये एक्स ऑफिशियो होता है। एक्स ऑफिशियो मतलब पदेन होते हैं, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सबको क्लियर हो गया? सर ये लास्ट वाला पॉइंट बता दो, प्रेसिडेंट वाला। मैंने बोला इसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्टर होते हैं। और ये एक्स ऑफिशियो होते हैं, यानी कि जो भी यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनेगा वो अपने आप प्रेसिडेंट बन जाएगा आईसीएआर का, ओके सर। ठीक है। अब ये भी याद रखना, आईसीआर को सेक्टर वाइज हम कहाँ डालेंगे? बताओ कहाँ डालेंगे? क्वीनरी, क्वार्टनरी। क्वार्टरनरी। रिसर्च कहाँ पर होती है? क्वार्टरनरी में होती है ना। सबको समझ में आ गई यस। ये बात? हाँ या ना? यस सर। ठीक है। तो ये चीज याद रखना। और इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, मैंने आपको बता दिया है। इंपॉर्टेंट है आपका इसमें 1929 का, ठीक है। और फुल फॉर्म याद रखेंगे आप लोग। और ये भी याद रखेंगे इसका जो प्री इंडिपेंडेंस इसका नाम क्या था, इंपीरियल, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन होते हैं इसके? एक्स ऑफिशियो होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, नहीं गलत हो गया, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, राइट। तो मैंने क्या बताया आपको, जैसे यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन में, बहुत प्यारा है ये, देखिए यहाँ पर कितने डिवीजन है? 8 में है ना, ऊपर के 4, ऊपर के 4। तो हम इसको कितना मानेंगे? 8 में इसका डिवीजन मानेंगे, ठीक है, एज पर आईसीएआर। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम इसको समझना है, ठीक है। ये कुछ आपको दिखा रखा है इस तरह से। देखिए बीच में आपको ब्लैक सॉइल दिख रही होगी, राइट। ये वाली ब्लैक सॉइल है, ये आपकी अलूवियल सॉइल है। तो इस तरह से हम देखेंगे, अलग अलग सॉइल्स हैं हमारी। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे ये 8 में कैटेगराइज होगा, ठीक है। 8 में ये कैटेगराइज होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सॉइल की एक डेफिनेशन देख लेते हैं। सॉइल क्या होती है? सॉइल क्या होता है? ये एक इज अ वेदर्ड अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। आपको पता है अर्थ क्रस्ट का जो सबसे ऊपर वाला होता है वो एटमॉस्फेयर से काफी जुड़ा हुआ होता है। वहां पर इसको कभी इसमें इरोजन होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, बिकॉज ऑफ द मूविंग एजेंट, जैसे विंड होता है, पानी होता है, राइट। उससे क्या होता है कि आपको रॉक्स जो होते हैं ना, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, उनको इरोजन मिलता है, वो कटते हैं। और वो क्या फॉर्म करते हैं? आपके सॉइल्स। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल है, क्योंकि वी आर नॉर्थ इंडियन, हमें अलूवियल और सॉइल बहुत दिखाई देती है। अलूवियल सॉइल क्या होती है? जो नदी से आती है और फिर वो क्या करती है, जो आपका तराई वाला क्षेत्र होता है, तराई, उसमें वो डिपॉजिट हो जाती है, राइट। और इसीलिए इसको डायनेमिक एंटिटी कहते हैं। डायनेमिक एंटिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमेशा चेंजेबल होता है। डायनेमिक मतलब होता है चेंज होना, एंटिटी मतलब एक तरह से पूंजी होती है ना। तो ये एक डायनेमिक एंटिटी है। तभी तो हमें एक वर्ड आता है खादर, अभी हम पढ़ेंगे उसे। खादर क्या होता है? ये न्यू अलूवियल होता है। क्या होता है? न्यू अलूवियल होता है ये। अलूवियल मतलब क्या होता है? ऐसा सॉइल जो नदी इसको डिपॉजिट करती है, नदी से तराई क्षेत्र में डिपॉजिट करती है। तो हम सॉइल को हमेशा क्या कहते हैं? ये एक डायनेमिक एंटिटी होती है, यानी कि ये समय समय पर चेंज होती रहती है, समय समय पर चेंज होती रहती है, ठीक है। तो सॉइल और संविधान में क्या
क्या समानता है सॉइल और संविधान में? संविधान भी जीवित है 368 की वजह से, और सॉइल भी जीवित है बिकॉज ऑफ द मूविंग एजेंट। मैं समझा पाया ये बात? सही बात समझ में? यस। अब यहाँ पर लिखा है 5 फैक्टर्स ऑफ द फॉर्मेशन। फॉर्मेशन जो सॉइल के फॉर्मेशन के 5 मुख्यतः फैक्टर होते हैं। एक तो पेरेंट रॉक होता है, पत्थर को काट के वो आया हुआ है, तो पेरेंट रॉक होती है। एक क्लाइमेट होता है, किस तरह का क्लाइमेट है, जैसे राजस्थान में क्या होता है, दिन बहुत गर्म, रातें बहुत ठंडी, तो एक्सपेंशन होता है ना, और कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो टूटता है पत्थर, तो वो रेत में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से क्लाइमेट होता है। रिलीफ फैक्टर्स होते हैं। रिलीफ जैसे एक जैसे ये है आपका एक पर्वत है, यहाँ पर ग्लेशियर है। ग्लेशियर जब नीचे को मेल्ट करेगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, ऑब्वियसली इसके नीचे की मिट्टी भी खिसकेगी, तो मिट्टी है ना, पत्थर कटेगा इस बड़े से ग्लेशियर की शिफ्ट होने की वजह से, तो रिलीफ हो गया। वेजिटेशन हो गया आपके। वेजिटेशन भी क्या करता है, वो भी अपनी जड़ नीचे फेंकता है ना, जड़ नीचे फेंकता है तो वो ब्रेक करता है। और टाइम, क्योंकि टाइम तो मैटर करता है हर चीज में, आपको पता है ये सब चीजें टाइम डिपेंडेंट हो, तो टाइम की वजह से मैकेनिकल प्रोसेस होती है, टाइम की वजह से केमिकल प्रोसेस होती है, तो टाइम तो मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि ये एक एक मिनट में चेंज होता है, ऐसा नहीं है। राइट? मेरी बात समझ में आ रही? तो 5 फैक्टर्स ऑफ फॉर्मेशन में ये चीजें याद रखिएगा। अब एक एक करके समझते हैं, ठीक है? पहले हम देखते हैं इंडियन सॉइल्स आर क्लासिफाइज बेस्ड ऑन द जियोलॉजिकल ओरिजिन 8 मेजर, किसकी तरफ से? आईसीएआर। ये मैंने इस पे चर्चा करी। अगर मैं आपसे पूछूं आईसीएआर कब बना, इसका आंसर क्या है? 1929। अब क्या नाम था इसका? एम्पिरिकल। इंपीरियल। इंपीरियल, राइट, वेरी गुड। और देखिए यहाँ पर एक बड़ा प्यारा सा प्रेजेंटेशन है आपके सामने। कभी कभी क्या होता है, ये वाला जो है ना, ये वाला खासकर सिविल सर्विसेज में काम आएगा, वो आपसे क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं, मतलब मैक्सिमम से लोएस्ट, जैसे 3-4 सॉइल के नाम दे देंगे, वो आपसे कहेंगे इसको एक डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाइए, तो यहाँ से आप अपना डेटा बना लेंगे। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे अगर मुझे लगानी है, तो सबसे पहले नाम किसका आएगा, दिख रहा है आपको? फ्लूवियल। अलोवियल का। और सबसे लास्ट में नाम किसका आएगा? 1% किसका है, देखो, ठीक है? तो ये आपके लिए एक नोट्स बना लेना है ना, इसके एक नोट्स बना लेना, इसको एक डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लगा देना, ठीक है? गॉट इट? तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो हमारे अलूवियल सॉइल है, जिसे हम जलोढ़ कहते हैं, ब्लैक, काली, रेड एंड येलो, ठीक है? अच्छा, रेड एंड येलो एक ही होती हैं सॉइल, बस क्या होता है कि रेड में जब ये जब ये हाइड्रेटेड हो जाती है, जब इसमें पानी ज्यादा पड़ जाता है, तो ये रेड कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है? येलो में, ठीक है? तो रेड एंड येलो तभी हम लिखते हैं, रेड ही येलो होती है। अब रेड येलो कैसे बनती है? बिकॉज ऑफ वाटर, हाइड्रेटेड हो जाती है, ठीक है? ये चीज याद रखना। लेटराइट सॉइल होगी हमारी, एरिड सॉइल होगी, फॉरेस्ट सॉइल होगी, सलाइन सॉइल होगी, पिटी सॉइल होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे अलूवियल सॉइल से। तो यहाँ से आप अच्छी तरह जानते हैं अलूवियल सॉइल क्या होती है। अलूवियल सॉइल को आपको दिख रहा होगा कि मैंने बताया था कि आपका जो नदी होती है, नदी क्या करती है, पहाड़ों को काटते हुए आती है, और वो क्या करती है अपने साथ मिट्टी लेके आती है। राइट? एक बार इसको हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे आप जानते हैं, ये आपका हो गया माउंटेन। इस तरह से माउंटेन से सबसे पहला पार्ट जो जुड़ा होता है वो होता है भाबर। ब्लू वाला है मेरा भाबर, बी मतलब भाबर। और अब अच्छी तरह जानते हैं कि इसके आगे वाला होगा तराई। और ऑब्वियसली आगे जो बनता है, आगे ये बनता है आपका कोस्टल एरिया, ये आपका आ गया। इस तरह से आप जानते हैं कि भाबर पहले आता है, फिर तराई आता है। राइट? अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से अगर हम देखें तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब बहुत जेंटल नहीं है, ये यहाँ पर फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है, तो नदी अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर्स, ऑब्वियसली छोटे छोटे बोल्डर्स भी साथ में रहेंगे, बड़े बड़े बोल्डर जब वो कैरी करती है तो बोल्डर्स आपस में टकराते हैं, तो छोटी मिट्टी भी बनती है। राइट? तो यहाँ पर ये आते हैं और बोल्डर्स क्या होते हैं, यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, यहाँ पर ये इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि अब स्लोप थोड़ा जेंटल हो गया है। भाबर में क्या हो गया, जो स्लोप है वो जेंटल हो गया, तो जो हमारा नदी का फोर्स है वो कम हो जाता है कंपैरेटिवली, माउंटेन के कंपैरेटिवली नदी का फोर्स कम हो गया, तो बोल्डर्स को यहाँ इकट्ठा कर देती है वो ठीक है? बोल्डर्स को यहाँ पे भाबर में इकट्ठा कर देती है। बोल्डर्स को जरा जूम करूं मैं, तो बोल्डर्स ये हो गए ना, बड़े बड़े बोल्डर्स ये हो गए। बड़े बड़े बोल्डर्स में होता क्या है, बीच में ना वो एकदम फिट नहीं हो पाते, तो एक स्पेस बन जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या होती है, नदियां नीचे चली जाती हैं, नदियां नीचे चली जाती है। इसलिए हम कहते हैं जो मेजर रिवर्स होती हैं वो भाबर में दिखती नहीं है, वो विलुप्त हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है, क्योंकि वो अंडरग्राउंड चली जाती है। ठीक है? क्यों चली जाती है? बिकॉज ऑफ बोल्डर्स। बड़े बड़े बोल्डर्स जब आपस में रहेंगे तो बीच में गैप तो होगा। फिर वहीं पर क्या होता है, नदी अब क्या करेगी, नदी का वेलोसिटी कम है, तो वो अपने साथ तो हल्के हैं, यानी कि जो रेता है, इस तरह की मिट्टी को आगे ले जाएगी, है, बोल्डर्स को नहीं ले जा पाएगी, तो यहाँ पर वो फिर इसको इकट्ठा कर देती है, जो महीन होता है, ठीक है, कंपैरेटिवली जो, तो यहाँ पर इसीलिए फॉर्मेशन हो जाता है तराई का, प्लेन्स बनते हैं, बड़े बड़े प्लेन्स बनते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये छोटे छोटे हैं, तो छोटे छोटे क्या होंगे, वो आपस में जब जुड़ेंगे बीच में गैप कम हो जाएगा, तो नदियाँ क्या होती है, यहाँ पर नदियाँ बाहर आ जाती हैं। इसीलिए हम कहते हैं तराई में जो बड़ी बड़ी नदियां जो भाबर में विलुप्त हो गई थी, वो तराई में आपको बाहर दिखाई देती है। और यहाँ पर जब ये नदियां बाहर आती हैं, तो नदी में क्या बनता है, दो तरह का यहाँ पर प्लेन बनता है। तराई प्लेन्स जो होते हैं वो एक खादर होता है, और खादर और भांगर में क्या डिफरेंस होता है, सिंपल सी बात है, जो नदी के एकदम करीब होता है, एक सेकेंड, जो नदी के एकदम करीब होता है वो आपका क्या होता है, खादर या भांगर? खादर। खादर। ये वाला पार्ट आपका
ये वाला आपको दिख रहा है ना, ये वाला नदी के एकदम करीब जो होगा वो होगा आपका खादर। और इसीलिए आपने हर बार नदी क्या करती है, यहाँ पर खादर को जमा करती रहती है, इसीलिए खादर को हम न्यू अलुवियल सॉइल भी कहते हैं न्यू अलुवियल सॉइल। और याद रखना, ये खादर जो है यही एक मतलब ये जो भांगर आपको दिख रही है, भांगर बहुत पीछे बनती है ना, बहुत पीछे बनती है, ये वाला एरिया भांगर समझ लो। ये जो भांगर है एक समय एक खादर थी। क्या कहा मैंने? ये जो भांगर है ये एक समय खादर थी, परंतु ये इतने पीछे चली गई है क्योंकि नया नया डिपोजिशन होता जाता है नया नया डिपोजिशन, तो इस वजह से ये अब ओल्ड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये मिट्टी जो नई मिट्टी आ रही है वो पहुंच ही नहीं पाती है। ठीक है, तो ये ओल्ड बन जाती है। गॉट इट? अब इसको इस पिक्चर से बेटर मैं यहाँ समझा दूँ आपको, ठीक है? अच्छा, यही इसी पिक्चर से समझ लेते हैं। इस वाले को मैं रख रहा हूँ भांगर, ठीक है? तो आपको पता है कि अब क्या हुआ ना, अब आपके मन में प्रश्न आ जाता है, हमारे मन में, सर ये इतना पीछे भांगर कैसे चले जाता है? क्योंकि देखें ये नदी जो दिख रही है ना आपको, आपको पता है हमारे वहाँ सीजन होता है, मानसून होता है और हमारे वहाँ समर सीजन होता है या विंटर सीजन होता है। तो मानसून में आपको पता है ये जो नदी है ये विकराल रूप ले लेती है, और मानसून में भी आपको पता है कि कभी कभी मानसून इतना एग्रेसिव हो जाता है। मानसून में जब मैं कॉम्बिनेशन डाल दूं किसका, ला नीना का, आप जानते हैं ला नीना में क्या होगा, भारत में बारिश ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। और मानसून तो हर साल होना ही है, क्योंकि मानसून इसलिए होते हैं बिकॉज ऑफ आईटीसीजेड। आईटीसीजेड पढ़ाया था ना मैंने आपको। आईटीसीजेड हमेशा किसका फेवर करता है, किसको पीछे पीछे भागता है? डायरेक्ट पेनिट्रेशन ऑफ द सन। सन। तो 21 जून को आईटीसीजेड कहाँ बना रहता है? कैंसर के आसपास। तो आपको पता है यहाँ पर सबसे ज्यादा लो प्रेशर बना रहेगा, और सबसे ज्यादा लो प्रेशर बना रहेगा तो सारी हवाएं फॉलो करती हैं इसको, तो इसलिए बारिश होती है। तो मानसून का संबंध जो है वो तो मूवमेंट ऑफ द सन से है। तो मानसून तो हर साल आना है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि लानीनो आ जाता है। अब जो लानीना है, आपको पता है कि लानीना का जो है वो फिक्स नहीं, वो कभी भी आ जाता है। साइंटिस्ट अभी तक इसको पता नहीं कर पाए हैं, क्योंकि लानीना होने का जो मेन रीजन होता है वो ग्लोबल क्लाइमेट होता है। ग्लोबल क्लाइमेट, क्योंकि आपको पता है हमारा मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, हम्बोल्ट करंट या पेरू करंट जो होते हैं वो जो वीक या स्ट्रांग होते हैं, आई रिपीट, हम्बोल्ट करंट या लानिन, जो आपके जो हम्बोल्ट करंट है जिसे पेरू करंट भी कहते हैं, वो जब वीक या स्ट्रांग होते हैं उस पे इम्पैक्ट होता है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है लानिनो और एलिनो में। ये बात शायद आपको मैंने पढ़ा रखी है। तो लानिनो जो है वो एक ग्लोबल क्लाइमेट से जुड़ा हुआ है, और मानसून का अलग पैटर्न है। अब कभी कभी किस्मत क्या होती है कि मानसून मानसून भी आ रखा है और साथ में लानिनो भी है, तो उस समय क्या होता है, नदियां उफान में आ जाती हैं। आपने सुना होगा जैसे उत्तराखंड पूरा बह गया। हर साल तो आपको नहीं सुनाई देता ना मानसून में, जैसे 2013 की आपदा बताया ना आप लोग को उत्तराखंड की, इसीलिए आपदाएं जो होती हैं वो तब आती है। तो इसलिए कभी कभी नदी बहुत उफान में आ जाती है, जब वो बहुत ज्यादा उफान में आती है तो उसका फोर्स बहुत बढ़ जाता है, और नदी यहाँ तक बह रही है, सोचो ये पूरा नदी बह रही है। तो उस नदी ने क्या किया, यहाँ पर अच्छा अच्छा डिपॉजिट कर दिया। उस समय ये क्या है, न्यू अलूवियल है, देखो उस समय ये न्यू अलूवियल है। ठीक है, उस समय ये न्यू अलूवियल है। तो ये तो हो गया एक एक्सेप्शन केस, जब ऐसे हमारा मानसून मिल जाता है किससे, लानिनो से। वरना एक जनरल कंडीशन देखेंगे तो नदी का इतना फोर्स नहीं होता, नदी अपना यही इसका कोर्स है, नॉर्मली इसका यही कोर्स है। मानसून होगा तो उसका कोर्स यहाँ तक बढ़ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो ये होता है, यहाँ पर खादर इकट्ठा रहता है क्योंकि न्यू अलूवियल है, ये अपना मिट्टी जमा करती जाएगी, यहाँ तक तो पहुंच नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ तो अब है ना, इतना इसके पास फोर्स भी नहीं है, और यहाँ पर काफी कुछ जम चुका है, ये इकट्ठा हो चुकी है ना मिट्टी, तो इसको एक क्या मिल गया है, एल्टीट्यूड, ऊंचाई मिल गई है। इसीलिए कहते हैं जो बाढ़ वाला हिस्सा होता है मानसून में, जैसे बाढ़ आ जाती है, बाढ़ यहाँ तक आती है, यानी कि खादर में क्या आती है, बाढ़ आती है। आपने सुना भी होगा मानसून के समय पे यूपी में काफी दिक्कतें होती है, लोगों के घरों में है ना पानी घुस जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर देखो ये वाली चीजों में क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती, क्योंकि एक खादर है ना, पानी जितना फैलेगा। अब पानी कहाँ तक फैल सकता है, ये जो बाउंडेशन है, ये जो बाउंड्री बना रखी है, इससे ऊपर तो नहीं जाएगा ना पानी, अगर नॉर्मल है सब कुछ। ठीक है, तो इसीलिए ये एक बॉर्डर बन जाता है, ये वाला हिस्सा एक बॉर्डर बन जाता है बिटवीन खादर एंड भांगर। और भांगर में आपका कभी भी बाढ़ नहीं आती है, कभी भी नहीं आती, मतलब 100% डेटा नहीं है, 100% स्टेटमेंट नहीं है मेरा ये, परंतु जनरली ये माना जाता है कि खादर में तो बाढ़ आती है, भांगर में बाढ़ नहीं आती है। इसीलिए ज्यादातर शासन प्रशासन ये ध्यान देता है कि जो कंस्ट्रक्शन है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है या रेजिडेंशियल एरिया है, वो ज्यादातर किस प्लेन में बनना चाहिए, खादर में ज्यादातर कोशिश की जाती है यहाँ पर खेती हो। ठीक है, खेती हो। अब समझने वाली बात यह है, जैसे आपको ये दिख रहा होगा इतना छोटा ना, पर ये बहुत बड़ा होता है। अगर मैं इसमें चंडीगढ़ को बसाऊं तो चंडीगढ़ ये है, समझ लो यहाँ पर बस इतना सा है चंडीगढ़, इतना बड़ा होता है ये। जैसे बहुत से लोग, हम के जब आए, मेरी आदत थी स्टार्टिंग में कि मैं जब ये पढ़ता था तो मैं सोचता था नदी के बगल वाला हिस्सा है, थोड़ा सा आगे जाके मैं सोचता था ये जहाँ मुझे घर दिखते थे, यहाँ पर घर दिखे तो मैं कहता था ये है आपका क्या, भांगड़। पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नदी के बहुत, ये वाला एरिया बहुत बड़ा होता है कभी कभी। ठीक है, यहाँ पर भी आपको कंस्ट्रक्शन दिखेगा, इसलिए आपको न्यूज़ में दिखाई देता है कि बाढ़ घुस गई थी।
तो क्या मैं ये समझा पाया आपको, खादर और भांगर? Yes, sir. तो ये है अलुवियल सॉइल। तो बेसिकली खादर और भांगर कुछ नहीं है, वो एक डिपोजिशन की वजह से ही ये दोनों ही अलुवियल सॉइल हैं। इनका जो डिफरेंशिएशन है डिपोजिशन की वजह से है। जो न्यू होता है, जो हर बार चेंज होता है, हर साल चेंज होता है, वो खादर है। और जो हर साल चेंज नहीं होता वो भांगर है, ये पुराना है। तो उपजाऊ ज्यादा कौन सा होगा बताओ, फर्टाइल ज्यादा कौन सा होगा, खादर या भांगर? Father. खादर होगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखो ये डेटा आप पढ़ लेना, यहाँ पर बस इतना याद रखना, ये अगर आपसे बहुत पूछा जाता है कि जो ये एलुवियल सॉइल है ये पोटैश और लाइम में बहुत रिच होती है, ये आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऑब्वियसली आपको पता है हमारी जो फर्टिलाइजर होता है उसको एनपीके कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्यादातर इसमें यही होता है ना। एन से क्या होता है? नाइट्रोजन। Nitrogen. पी से? Phosphorus. और के से? पोटेशियम। Potassium. ठीक है। तो याद रखना इसीलिए, पर देखो इसमें वीकनेस क्या है, नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसमें वीकनेस होती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। रिच किस में है? ठीक है, पोटैश और लाइम में। और पुअर किस में है? नाइट्रोजन और फास्फोरस। ये तो आपको रटना ही है। और ये भी आपने रटना ही है कि क्रॉप में सबसे बेस्ट क्या होता है? राइस, वीट, शुगर केन, राइट, जूट। तो ये सबसे नंबर 1 यहाँ पर होता है। इसीलिए आप यूपी साइड देखेंगे तो गन्ना, वो बड़े बड़े जो ट्रॉली लेके नहीं घूमते हो ट्रैक्टर, उसमें आपको क्या दिखेगा? शुगर केन। ये सुनो, एक बार मुझे बता दीजिए, ये स्लाइड बिल्कुल क्लियर है? खादर और भांगर में डिफरेंस पता है ना? Yes, sir. और हमसे हमसे कोई पूछे कि खादर तक नई एलुवियल ऑयल, ये एलुवियल सॉइल जा सकती है खादर तक, हम कहेंगे हाँ जा सकती है, जब कॉम्बिनेशन क्या बन जाए? लानीना और Monsoon. मॉनसून बन जाए। ठीक है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, राइट। चलो आगे देखते हैं ब्लैक सॉइल। असल में ब्लैक सॉइल ये टेक्सचर की वजह से ब्लैक सॉइल कहते हैं, असल में इसका नाम होता है रेगुर। रेगुर, ठीक है। अच्छा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर मैं एक जो बात करूं इंडिया के फॉर्मेशन की, तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि मेडागास्कर से टूटा हमारा पेनिनसुलर पार्ट, और वो ऊपर को मूव किया ऐसे करके ना, इस तरह से ये मूव किया हमारा ये पार्ट, यानी कि ये इंडियन प्लेट हम इसे कहते हैं। ऊपर है यूरेशियन प्लेट, फिर ये टकराते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज हुआ है, हाँ या ना? ये माना जाता है, थ्योरी में मानते हो ये बात? और अब ये भी जानते हैं कि अगर आर्कियन नीस की बात की जाए, आर्कियन नीस की बात की जाए, याद करो मैंने पढ़ा रखा आपको आर्कियन नीस क्या। आर्कियन जो होता है वो सबसे पुराना पीरियड है अर्थ का, हाँ या ना? जैसे हम अर्थ की उम्र कितनी कहते हैं? 4600 मिलियन ईयर अगो कहते हैं ना अर्थ की। ये तो आर्कियन नीस का मतलब होता है यहाँ पर ऐसे पत्थर मिले हैं, ऐसे ही पत्थर ऐसे, है ना, जिनकी एज ये मानी गई है, जो सबसे पुराने माने गए हैं। तभी तो हम अर्थ की एज कितना मानते हैं। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि पेनिनसुलर पार्ट, खासकर वो डेक्कन वाला एरिया में हमें आर्कियनीस मिलती है। आर्कियनीस मतलब कितने पुराने हैं ये? लगभग 4600 मिलियन, यानी कि जब से अर्थ मानी गई है तब से ये एरिया हमें दिखाई देता है। तो देखो यहाँ पर ऑब्वियसली हमें पता है कि यहाँ पर जो ये माना गया है, जो डेक्कन वाला एरिया बना है, ये एक ज्वालामुखी से बना। आपको पता है, अच्छी तरह आपने पढ़ा है कि एक वोल्केनो इरप्ट होता है बाहर, ये अंदर जब तक रहता है उसे मैग्मा कहते हैं, जब ये बाहर आता है तो ये लावा हो जाता है, और लावा आगे चल के ठंडा हो जाएगा। ठीक है, ठंडा हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, ये एक पत्थर बनेगा, फिर इसमें इरोजन काम होगा, तो इससे भी तो मिट्टी बनेगी, है ना, इससे भी तो, क्योंकि मैंने कहा मूविंग एजेंट होते हैं हमारे, विंड हो गया आपका, वाटर हो गया, है ना, आपके केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, टेम्परेचर भी तो होता है ना। टेम्परेचर कम ज़्यादा तो पत्थर को फैलाता है, ज़्यादा होगा टेम्परेचर वो पत्थर फैलेगा, कम होगा तो टूटता है पत्थर। तो ऐसे ही यहाँ पर जो ये जो सॉइल है आपकी रेगुर सॉइल, जिसे ब्लैक सॉइल कहते हैं, इसका जो पेरेंट रॉक है वो आपका है क्या? एक वॉल्केनिक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? यस और नो? क्योंकि आपको पता है मैग्मा और वॉल्केनो से जो पत्थर बनता है उसे इग्नियस रॉक कहते हैं, हाँ या ना? ठीक है, आग्नेय चट्टानें होती है ना, आग्नेय चट्टानें कैसे बनती है? यस सर। किरण जी समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब फीचर्स देखो इसके, रिच इन लाइम एंड आयरन है, ये चीज याद रखना, ये आपके एग्जाम के लिए रटना है ये आपने, ठीक है। और फेमस फॉर हाई मॉइस्चर रिटेंशन, इसमें मॉइस्चर बहुत अच्छा रिटेन हो जाता है, ठीक है। रिटेंशन का मतलब क्या हुआ कि इनके अंदर ना नमी को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अच्छा मॉइस्चर रिटेन करते हैं ये, ठीक है। अब देखो इनके लिए कहा जाता है सेल्फ फ्लोइंग, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, मुझे याद है कि कौन सी मिट्टी को सेल्फ फ्लोइंग कहा जाता है? वो खुद ही जुताई कर लेती है। जुताई समझते हैं आप लोग, ऐसे करके लाइन। क्योंकि मैंने क्या बताया कि ये क्या होता है ना, जैसे गर्मियों के समय पे हमारे वहाँ तो सीजन होता है ना, समर विंटर ये सब। तो गर्मियों के समय में ये क्या होता है कि यहाँ पर ये टूट जाता है बीच में। तो प्लॉइंग ये तो होती है, प्लॉइंग मतलब होता है बीच में ऐसे लाइन खींच देना। तो ये खुद ब खुद प्लॉइंग कर लेती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कौन सी सॉइल है? ब्लैक सॉइल है। और देखो यहाँ पर देखो पानी कैसा रह रहा है, ये रिटेन करा ना पानी को, यस। क्योंकि इसका टेक्सचर इतना महीन है, इतना रिफाइंड है कि ये पानी को क्या कर लेता है? रिटेन कर लेता है। ये देखो पानी रिटेन मतलब ऐसे आपको पानी दिखाई देगा, एकदम पानी गायब नहीं होगा,
जैसे वो रेत में होता है ना, रेत में पानी डाल तो एकदम गायब हो जाएगा ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही? और ये स्टिकी हो जाती हैं, चिपचिपी हो जाती हैं जब ये क्या होती हैं, जब मानसून का समय होता है तो कैसी हो जाती हैं, स्टिकी हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख लो, ये है समर, समर में ये खुद ही प्लॉइंग कर देती हैं, और ये है आपका मानसून, मानसून में ये कुछ इस तरह की हो जाती हैं। और यहाँ पर जो मेन क्रॉप होता है वो आपका होता है कॉटन, जिसे आप कपास कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। और मैं जब आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब आप देखना कि इसी के कारण से बहुत ज़्यादा हमारे जो फार्मर्स थे उनका बड़ा शोषण हुआ, क्योंकि कपास इंग्लैंड में इतना पसंद किया गया, कॉटन इतना पसंद किया गया। और आज भी आप देखिए हम लोग ज़्यादातर कॉटन पहनना ही पसंद करते हैं ना, क्योंकि कॉटन जो होता है वो स्किन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। यस, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है? सर एरिएशन का मतलब क्या है? किसका? एरिएशन लिखा है एरिएशन मतलब गर्ल्स हुआ, में। एरिएशन मतलब हुआ कि इसमें क्या होता है ना कि एयर की एंट्री के लिए जो एयर होती है ना, आप समझ रहे हैं मेरी बात? जो भी हमारे ऑक्सीजन नाइट्रोजन होती है ना, एरिएशन होता है इसमें। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, इसमें जो ये गैप हो जाता है ना, तो यहाँ पर देखो एयर आई, ये देखो सर्कुलेट हो जाती है, ये दिख रहा है आपको ऐसे? यू गॉट द पॉइंट? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। और याद रखना एग्जाम के लिए रिच इन किस किस में है, ये चीज याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेड एंड येलो, तो मैंने पहले भी बताया आपको, रेड एंड येलो। पहले तो ये एरिया देख लो, आपसे एरिया पूछते हैं, देखो ये वाला। ठीक है, ये है हो गया तमिलनाडु वाला एरिया। ठीक है, ये है आपका मध्य प्रदेश का एरिया, छत्तीसगढ़ का एरिया, उड़ीसा का एरिया, वेस्ट बंगाल का एरिया, झारखंड का साउथ वाला एरिया। राइट, यहाँ पर देखो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का एरिया। ठीक है, ये आपको माइंड में रखना होता है। ठीक है क्योंकि कभी कभी यूपीएससी या उसमें प्री में आपको क्या करेंगे, मैप देंगे और ऐसे आपको यहाँ पर एक्स लिख देंगे, यहाँ पर वाई लिख देंगे, यहाँ पर जी लिख देंगे, तो आपको यहाँ मैच द फॉलोइंग करना होता है। ठीक है, तो ये स्लाइड को अच्छी तरह देख लेना, आपका सारा डेटा तैयार हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है कि रेड एंड येलो का क्या संबंध है। देखो, वेदरिंग ऑफ एंशियंट इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, और अब अच्छी तरह जानते हैं इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, और मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक क्या होता है? मेटामॉर्फिक वो होता है जब भी कोई रॉक जो है, चाहे वो इग्नियस है चाहे वो सेडिमेंटरी रॉक है, जब उसे हीट और प्रेशर मिलता है लंबे समय के लिए, हीट एंड प्रेशर मिलता है, तो अपना रूप बदल लेता है, रूपांतरित। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टान है ना। मेटामॉर्फिक मतलब होता है रूप बदलना, तो हीट और प्रेशर की वजह से वो अपना रूप बदल लेता है। जैसे अगर मैं बोलूं आपको डायमंड, डायमंड किसका एग्जाम्पल है? मेटामॉर्फिक का। Metamorphic. ठीक है, तो ये चीज आप देख लेना। आपने क्या करना है, एक चीज याद रखना कि जो रॉक्स होते हैं ना, रॉक्स के एक बार नाम याद कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत होती है मुझसे पूछ लेना। जैसे इग्नियस रॉक कौन कौन से होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कौन कौन से होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन, उनके चरण नाम याद कर लेना। ठीक है, वो भी आपके मेज़ा फॉलोइंग आते हैं, तो वो तो रटना ही है, उसमें मेरी तो जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वेदरिंग ऑफ एंशियंट इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स नहीं आ रहा है, ये चीज याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि अभी तक इनको जितने भी ये जो सॉइल हमें दिखता है, ये माना जाता है कि सेडिमेंट्री रॉक से नहीं बनते हैं, तो ये चीज अच्छी तरह याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि सर सेडिमेंट्री रॉक से क्यों नहीं बनते हैं ये, ऐसा वैसा। तो देखो, अब आईसीआर हमसे जो कहेगा हमें तो वही मानना है ना। कभी कभी कुछ चीजें रटनी पड़ती हैं, क्योंकि ज्योग्राफी खुद एक साइंस है ना। अब जिन्होंने रिसर्च कर रखी, हम उन पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएंगे। ठीक है, ये पॉलिटी नहीं है या पॉलिटिकल साइंस नहीं है कि हम अपनी एक दिमाग लगाते रहें। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतना याद रखना कि सेडिमेंट्री नहीं लिखा है। देखो आगे क्या लिखा है, ये तो मैंने बता दिया था। रेड ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, आयरन ऑक्साइड अच्छी मात्रा में होता है तो उसका कलर क्या होता है? पर जब ये पानी से मिल जाता है, देखो पानी में घुल जाता है, यानी कि मानसून की बात कर रहे हैं, तो ये किस कलर में चेंज हो जाता है? येलो। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा नॉर्मली इसका कलर रेड है, पर जब आप मानसून के समय पे जब बहुत ज्यादा ये हाइड्रेटेड हो जाता है तो किस कलर में आ जाता है? येलो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपसे पूछा जाएगा इसका कलर रेड क्यों होता है, तो आंसर क्या है? आयरन ऑक्साइड। और यहाँ पर याद रखना केमिस्ट्री देखो इसकी क्या है, पुअर इन नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड फॉस्फोरस, और रीजन इसके नीचे आपको दिख रहा है। राइट, क्या मेरी बात क्लियर है आप लोग को? ठीक है, बता Yes. दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देख ले, लेटराइट सॉइल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये लेटराइट सॉइल जो है फॉर्म्ड अंडर हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। आपको पता है हाई टेम्परेचर और हाई, ये ज्यादातर आपके ट्रॉपिकल एरियाज में होता है। Yes, sir.
पर ये भी याद रखना, यहाँ पर हाई टेम्परेचर से हैवी रेनफॉल लिखा है, तो क्या भारत में सबसे ज्यादा रेनफॉल मौसम नाम में होती है? तो वहां पर भी ये दिखेगा आपको, ठीक है, लेट राइट। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले याद रखना, अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, और प्रोसेस क्या है? रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग। लीचिंग हो जाती है। लीचिंग मतलब क्या होता है जानते हैं आप? लीचिंग का मतलब क्या होता है? जैसे लीचिंग का मतलब होता है, जैसे ये है, इसके ऊपर आप छन जाता है ना। हाँ, इसको आप खरोचते हैं, है ना, इसको जैसे खरोचना जैसे होता है ना, आपकी गाड़ी है वो गंदी हो गई है ना, कुछ जम जाता है उसमें, तो आप उसको कपड़े से घिसते हैं ना उसको, जिससे कि वो निकल जाए। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो इंटेंस लीचिंग का मतलब होता है, ये एक फिजिकल प्रोसेस से ज्यादा केमिकल प्रोसेस होती है। क्योंकि आपको क्या ये तो पता ही है कि हमारी जो रेन होती है कभी कभी वो एसिडिक भी होती है, हाँ या ना? ये सुना यस है सर। आप लोगों ने कि कहीं ना कहीं वाटर जो होता है, H2O जो होता है, वो ऑब्वियसली उसमें हाइड्रोजन के दो है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, तो ये रिएक्शन तो करता ही होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इंटेंस लीचिंग होती है, तो लीचिंग की वजह से बाहर की परत हट जाती है, तो उससे क्या हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं। जैसे मैंने देखा है कि लोग एप्पल खाते हैं, एप्पल में वो लोग क्या करते हैं, बाहर का छिलका निकाल के खाना शुरू कर देते हैं, और एप्पल की असली खासी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसके उसके छिलके में होते हैं। तो इसमें क्या होता है, वही समझ लो, एप्पल है, एप्पल के बाहर की जो परत होती है वो निकाल देता है ये। और क्यों निकलता है? बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ पर एक ट्विस्ट है, देखो आपके मन में आएगा ना, जैसे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो रेनफॉल आप इसको, रेनफॉल को कैसे आप कवर अप करोगे, इसको एक एक मैकेनिकल प्रोसेस समझोगे आप लोग। ज़्यादा माइंड हमारा यही चलता है, क्योंकि रेनफॉल एक मूविंग एजेंट है। तो वो क्या करता होगा, जैसे यहाँ पर कोई पत्थर है, समझ लो ये पत्थर है, तो रेनफॉल आ रही है तो वो उसको हटा रही है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द मोशन, है ना, मूवमेंट है रेन का, तो बिकॉज ऑफ द मोशन क्या हो रहा है, यहाँ पर एक मैकेनिकल प्रोसेस चल रही है, हम इसको मैकेनिकल समझते हैं। पर याद रखना, लीचिंग का ज़्यादा संबंध होता है केमिकल से, यानी कि पानी यहाँ पर मिल रहा है, और पानी की वजह से कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि रेन में कभी कभी एसिड रेन भी हो जाती है, पीएच वैल्यू ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपका यहाँ पर केमिकल प्रोसेस ज़्यादा होती है। ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है। जैसे यहाँ पर पत्थर है, ऐसे करके पत्थर पत्थर हैं ये, ठीक है, रॉक्स हैं बड़े बड़े, यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया, खूब बारिश हो रही, खूब बारिश हो रही है, एक्सेस में बारिश हो रही है, तो ऑब्वियसली फिर रिएक्शन होता है, आपको पता ही है। तो उसकी वजह से ये ऊपर की परत गायब सी हो जाती है, निकल जाती है। तो इसीलिए लीचिंग को हम ज़्यादा केमिकल मानते हैं, फिजिकल नहीं या मैकेनिकल नहीं मानते हैं। मेरी बात समझ में आई ये बात? यस। जैसे आपको क्वेश्चन आएगा लीचिंग क्या है, ये एक मैकेनिकल है या केमिकल है, तो कहाँ टिक करके आएंगे? केमिकल। ठीक है, क्योंकि हमारे माइंड में आता है ना कि ये तो मैकेनिकल है, रनिंग वाटर हो रहा है। चलो आगे देखो, यूज रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, और हार्डन लाइक रॉक, यूज फॉर ब्रिक्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रिक्स के लिए कौन सी मिट्टी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर क्या है? लेटराइट। लेटराइट। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, सर ऐसे तो फिर हमारा जैसे रेगुर सॉइल है जो, है ना, ये देखो, रेगुर सॉइल जो लावा मैग्मा की बनी है, सर ये होनी चाहिए ना ब्रिक के लिए तो। पर आप समझो इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये इसका टेक्सचर ऐसा है ना, जो रिटेंशन तो ज़्यादा है इसका, पर ये पानी को भी खो देता है बहुत जल्दी, तब इसमें सेल्फ फ्लॉ होता है ना। आप सोचो, इससे आप ईंटें बनाओगे, ब्रिक्स बनाओगे, तो ब्रिक्स टूटेंगे नहीं टूटेंगे? ब्रिक्स के लिए सबसे बेस्ट हमारा लेटराइट क्यों होता है, क्योंकि देखो मैंने अभी बताया, इसका जो इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं। अब जब न्यूट्रिएंट्स वॉश आउट हो जाते हैं, तो इसमें किसी भी तरह का अटैक नहीं होता है, किसी भी जो हमारे एकदम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना, जो जैसे दीमक होता है, दीमक क्या करता है, दीमक वहीं लगेगा जहां पर उसको मिलेगा कुछ ना, तो इन चीज में ये अटैक नहीं होता, तो सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है लेटराइट सॉइल को। क्या मैं समझा पाया और नो? यस सर। बाकी ये पढ़ लेना यहाँ पर, टी कॉफी कैश्यू, है ना, कैश्यू लाने वाले कौन थे भारत में बताओ? एब्सोल्युटली पोर्चुगीज जो थे कैश्यू लाने वाले थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एरिड। एरिड तो आप जानते ही हैं, जैसे आपने सुना होगा कि एरिड रीजन में किसे मानता हूँ, एरिड में उसे मानता हूँ जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, लेस देन 25 सेंटीमीटर से ना, 25 सेंटीमीटर से कम जो बारिश होती है वहां पर एरिड मानते हैं। 25 से 50 सेंटीमीटर को हम सेमी एरिड मानते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो एरिड सॉइल मतलब ये क्या होती है, डेजर्ट सॉइल होती है, ये इंदिरा गांधी कैनाल आपको पता ही है, राइट। तो इसका जो सैंडी टेक्सचर होता है, कैसी होती है, रेत होती है, सैंडी होती है, हाई सैलिनिटी होती है। सैलिनिटी तो आप जानते होंगे, सैलिनिटी का मतलब क्या होता है, नमक से इसका संबंध होता यस सर। है ना। और लैक इसमें ह्यूमस होता है। लैक ह्यूमस का मतलब क्या हुआ, ह्यूमस मतलब क्या होता है, ह्यूमस का मतलब हुआ कि वाटर रिटेंशन इसकी कैपेसिटी कम है। देखो ह्यूमस का मतलब क्या होता है, कि ह्यूमस का मतलब होता है कि ये, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, फ्लोरा और फोना यानी कि प्लांट और एनिमल के रिमेन से बनी हुई होती है, डार्क कलर की होती है, ठीक है, एक तो ये समझ में आ गया। ह्यूमस का मतलब क्या होता है, ये किससे बनी हुई है,
डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ये चीज समझ में आई आप लोगों को? और ये ह्यूमस की वजह से, किसी भी सॉइल में जब ह्यूमस होता है तो वो जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको बढ़ाती होगी या कम करती होगी? बताओ बताओ। अगर किसी सॉइल में ह्यूमस होता है तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता होगा या कम करता होगा? बढ़ाता है। बढ़ाता है। मैंने कहा ह्यूमस का संबंध होता है, यहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल होता है, फॉसिल्स होता है ना। तो ऑब्वियसली आपको पता है हमारी बॉडी से आपकी फर्टिलिटी बढ़ती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा है लैक ऑफ ह्यूमस, यानी कि यहाँ पर जो सॉइल है, यहाँ पर आपका जो डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल होता है वो नहीं होता है। और दूसरी बात मैंने बताई थी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो जितना ह्यूमस होगा वो उतना वाटर को होल्ड कर सकता है, पर ये वाटर को होल्ड नहीं कर पाता है। इसीलिए यहाँ पर इस तरह के इस तरह के फ्लोरा होते हैं, वनस्पति होते हैं जहाँ पर कांटे होते हैं, क्योंकि आपको पता है लीफ जितनी बड़ी होगी, पत्तियां जितनी बड़ी होगी, वो उतना वाटर को छोड़ती है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, पानी कम, क्योंकि पानी है नहीं यहाँ ज्यादा, है ना। तो यहाँ पर पत्तियों के बदले क्या होता है, कांटे होते हैं। कैक्टस देखा ही है आप लोगों ने, हाँ या ना? ठीक है। तो याद रखना, ह्यूमस, यहाँ पर लैक ऑफ ह्यूमस होता है। ह्यूमस को आपने दो तरीके से समझना है। ह्यूमस का मतलब होता है जहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना होता है बहुत ज्यादा, और जिस कारण इसमें क्या होता है कि इसकी वाटर कैपेसिटी जो होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। पर यहाँ पर हमने लिखा है लैक ऑफ ह्यूमस। तो लैक ऑफ ह्यूमस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इस सॉइल में डिकम्पोजिशन ऑफ फ्लोरा फौना तो है नहीं। दूसरा है, इसके जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो भी क्या है, जीरो। इसीलिए यहाँ पर कैक्टस जैसे होते हैं। क्या मैं समझा पाया? सभी लोगों को समझ में आ गया? यस सर। सर। तो ये देखिए, बाजरा, बाल्ले, जैसे आपने सुना होगा जिनका वेट बढ़ रहा है, आपने बहुत सुना होगा कि आजकल क्योंकि फास्ट फूड इतना खाते हैं हम लोग, तो होता क्या है कि वेट बढ़ रहा होता है, और मेंटल प्रेशर बहुत है, एक्सरसाइज हमारी होती नहीं है, खेतों में हम काम करते नहीं है, तो उसकी वजह से हमारा वेट बढ़ रहा है। फिर आपको एक कंसल्ट नहीं किया जाता है, आप जरा बाजरा बाजरा इस तरह के जो मोटा अनाज है वो खाइए। मोटा अनाज क्या करता है ना, ये आपकी बॉडी का वाटर खींच लेता है। कभी कभी वाटर, क्योंकि पता ही नहीं चलता हमारा वेट चर्बी का है या पानी का है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? लोगों को तो ये नहीं पता होता है मैं मोटा किस लिए हूँ। लोग सोचते हैं चर्बी है, वो चर्बी नहीं होती, वो वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है शरीर में। ठीक है। तो उस समय ये बाजरा, बाल्ले, इस तरह की चीजें अगर आप खाते हैं तो उस समय आपने देखा होगा आपका वेट गिरने लगता है। एक तो भूख कम लगती है इसमें, राइट। हालांकि ये अलग टॉपिक है, पर ये चीज मैंने बता दी आपको। ठीक है। कभी भी आपका वेट बढ़ रहा है, पहले तो ये चेक करो कि वो चर्बी है या वो वाटर वेट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपके माउंटेन सॉइल। ठीक है, माउंटेन सॉइल। याद करिए, कोपन क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था, इसको ये लोग भूल गए थे। माउंटेन याद है, एल्टीट्यूड, फिर उन्होंने कौन सा कोड डाला, एच। एच। अब देखो आपके माइंड में थोड़ा थोड़ा याद रहेगा, मेरा ये तो होता है चीजों को समझ लो। ठीक है। फिर फैक्ट्स हम ऊपर नीचे हो जाते हैं, एग्जाम से पहले हमारे फैक्ट हमें रिवाइज ही करने होते हैं, राइट। अब ए बी सी डी ई तक तो याद ही होगा आपको। एफ क्यों नहीं लिया? क्योंकि एफ मतलब होता है फिच। फिच का मतलब क्या होता है वहां पर, मॉइस्ट। मॉइस्ट। वेरी गुड, ई एफ। फिर सीधे एच लिया उन्होंने। ठीक है। एच क्यों लिया? क्योंकि वो कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है, तो इसलिए एच लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माउंटेन सॉइल, ठीक है, ये तो हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं वो जानते ही हैं कि क्या होता है कि ये एल्टीट्यूड में वेरी करती है। इसीलिए जैसे आपने पाइन ट्रीज देखा होगा, जिसे आप चीड़ के पेड़ कहते हैं, चीड़ के पेड़। और चीड़ के पेड़ से थोड़ा ऊपर आप जाते हैं तो वहां पर बांज के पेड़ मिलते हैं। बांज सुना आप लोगों ने? थोड़ा नीचे किसका चीड़, पेड़ से? बाज कहते हैं ना, बाज। सर नहीं सुन। अच्छा, आप उस साइड गई हैं कभी नैनीताल घूमने, या बड़े बड़े एल्टीट्यूड में गई हैं घूमने? नहीं सर। ओके ओके, तभी एक बार जाके देखना ना, ऐसी चीज़ तो होनी चाहिए, तभी तो समझ में आएगा। जैसे ये समझ लो, ये एल्टीट्यूड है, ठीक है, ऐसे होता है ना हमारे। जैसे समझ लो ये है लगभग 1900 मीटर की ऊंचाई। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। यहाँ पर आपको ज्यादातर चीड़ के पेड़ दिखेंगे, पाइन ट्रीज कहते हैं ना जिसे, चीड़ के पेड़ होते हैं। इसके ऊपर वाले एरिया में आपके बांज के पेड़ हो जाते हैं। ठीक है, ये हो जाते हैं बाज के पेड़। बाज को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, बाज के पेड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चलो कोई नहीं। बाज के पेड़ होते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना, बाज का जो कोयला होता है ना वो बहुत लंबा चलता है। जैसे जाड़ों के दिनों में, विंटर्स में, मैंने देखा है कि बाज के जो लकड़ियां होती है ना, बड़ी महंगी बिकती है, क्योंकि इसका जो कोयला होता है ना, जब आप सगड़ जलाते हैं, जो होता है ना जिसमें आप आग जलाते हैं, जैसे कि गर्मी रखें। सिर्फ बाज क्या, देवदार का पेड़ बोल रहे हैं हम? एक बार मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि देवदारी ब्याज बाज है या नहीं है। ठीक है, एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा, रुको एक सेकेंड, एक समय दो मुझे, मैं एक बार चेक कर रहा हूँ। ये है बिर्च, BIRCH।
पर एक सेकंड ना, मुझे लग रहा है गलत आंसर दे रहा है। चलो एक रुको, इसको मैं कंफर्म कर लूंगा। अब इसको बांज के पेड़ याद रखना, ठीक है, क्योंकि मेरे वहां इसको बांज के पेड़ कहते हैं ना, मुझे बांज के पेड़ की आदत है। मतलब देखो, मेरा पढ़ाना ये नहीं है, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि आपको पता है नाम हमारे संस्कृति के हिसाब से होते हैं। आप जैसे अदर स्टेट्स हैं, तो हो सकता है आपके स्टेट में इसको अलग कहते हो, ठीक है। तो मैं काम करूंगा, इसका एक जो इसका एक साइंटिफिक नेम होता है उसको हम देख लेंगे, क्योंकि साइंटिफिक नेम तो कॉमन होता है। यस और नो? क्वेश्चन वो नहीं है, Yes, sir. क्वेश्चन ये है कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो, जैसे ये है ऊंचाई, ठीक है। आपको पता है इस वाली ऊंचाई में तो कुछ मतलब ही नहीं है, यहाँ पर तो आइस कैप होता है, इतना ज्यादा एल्टीट्यूड होता है कि यहाँ पर कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। ना ऑक्सीजन है यहाँ पर, ना कुछ है। पर मैं कह रहा हूँ ये वाला पॉइंट है 1900 मीटर के आसपास, और ये वाला पॉइंट है, मानते हैं लगभग लगभग इसको 3000 मीटर मान लेता हूँ। ऊपर नीचे हो सकता है, 500 ऊपर नीचे। अब क्या है, यहाँ पर जो आप देखोगे, यहाँ पर आपको मिलेगी पाइन ट्री। पाइन ट्री तो कॉमन है, आप सब जानते हैं। पर जैसे आप ऊपर जाएंगे, तो जैसे मैंने बांज का पेड़ बोला है वो दिखाए, तो यहाँ से ये पता चल जाता है कि मैं कितनी ऊंचाई में हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? मुझे ये पता चल जाता है। तो पेड़ों से भी मुझे ये पता चल जाता है कि पर्टिकुलर क्लाइमेट में पर्टिकुलर टाइप के पेड़ होते हैं। पहले तो ये समझो, पर्टिकुलर क्लाइमेट कैसे हो रहा है, यहाँ पर क्लाइमेट कैसे डिसाइड हो रहा है, एल्टीट्यूड वाइज। जितनी ऊंचाई में जाओगे वहां पर देखो फ्लोरा चेंज हो रहा है। अच्छा, अब ये इतना आसान नहीं होता, कभी कभी क्या होता है, मैंने ये पढ़ाया तो मुझे याद है, मैंने एक बार क्लास में इसको पढ़ाया था, तो एक स्टूडेंट का फोन आया कि सर ये तो आपने गलत बता दिया। सर मैं यहाँ गई थी, तो यहाँ पर 1900 मीटर की हाइट थी, तो यहाँ पर मुझे पाइन ट्री दिखे। और सर मैं यहाँ गई तो यहाँ 1800 मीटर थे, यहाँ पर तो बांज का पेड़ दिखा। सर आपने गलत पढ़ाया। तो अब समझो मेरी बात, ये तो मैंने आपको बताया, पर इसमें एक चीज और भी तो मैटर करती है, लैटिट्यूड। ये तो मैंने एल्टीट्यूड वाइज आपको बताया। अब यहाँ पर देखो, एक दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। एक माउंटेन है आपका, टेक एन एग्जाम्पल, ये है लैटिट्यूड 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री लैटिट्यूड है ये। एक माउंटेन है आपका 40 डिग्री। अब आप मुझे बताओ, दोनों में डिफरेंस नहीं हो जाएगा? इसमें आपको बांज के पेड़ बहुत कम हाइट से दिख जाएंगे, हाँ या ना, क्योंकि ये कहाँ बैठा हुआ है, 40 डिग्री लैटिट्यूड में। आपको पता है ना, लैटिट्यूड वाइज भी जितना आप ऊपर को जाएंगे उतनी ठंड होगी, हाँ या ना, क्लियर है ना। तो इसका भी ध्यान देना। जैसे ये है, समझ लो, यहाँ पर मैंने बताया कि भैया 1900 मीटर में होते हैं पाइन ट्री। पर ध्यान देने वाली बात है, ये मेरा माउंटेन है, टेक एन एग्जाम्पल 30 डिग्री लैटिट्यूड में है ये। वैसे ये दूसरा माउंटेन है, ठीक है, यहाँ पर ये 1800 मीटर में ही आपको बांज के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, जो मैंने बताया था कि वो पाइन ट्री से ऊपर होते हैं। पर यहाँ पर 1800 मीटर है, पर ये लैटिट्यूड आपका बैठा है 40 डिग्री पे। ये जो माउंटेन है, ये 40 डिग्री में बैठा हुआ है पहाड़। तो डिपेंड करता है, लैटिट्यूड भी आपने कंसिडर करना है। तो थोड़ा सा इसीलिए हम कहते हैं कि ज्योग्राफी को थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है समझना, इसको हर पैरामीटर को एक साथ लेना पड़ता है। इसीलिए तो कोपन क्लासिफिकेशन को सैल्यूट करना है भैया, इतना आसान थोड़ा होता है, उस बंदे ने दे दिया फॉर्मूला। तो आइए देखते हैं। तो अब मैंने बताया ना, जैसे कैसे मैंने बताया कि एल्टीट्यूड की वजह से पाइन का पेड़ और बाज का पेड़ आपको दिखता है अलग अलग। तो इसीलिए क्या होता है कि सेम गोस विद दी, अब क्या होगा, ह्यूमस, ह्यूमस मैंने अभी बताया ना आपको, ह्यूमस में फ्लोरा और फोना मैंने बताया आपको। तो आपको ये लगता है ना, एल्टीट्यूड वाइज फ्लोरा और फोना चेंज होते हैं। स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड कहाँ दिखेगा, स्नो में तो दिखेगा। भालू थोड़ा नीचे दिखाई देगा, मानते हैं ये बात। तो यानी कि हमारा एल्टीट्यूड वाइज ही हमारे जानवर दिखाई देते हैं। और मैंने अभी बताया आपको ह्यूमस का मतलब क्या होता है। ह्यूमस का मतलब होती है ऐसी मिट्टी जहां पर कितना फ्लोरा और फोना उसमें पाया जाता है, कितना वो ह्यूमस है। तो इसीलिए जितना एल्टीट्यूड ऊपर बढ़ता रहेगा उसका ह्यूमस कंटेंट चेंज होता रहेगा, मानते हो ये बात। और इसीलिए जो हमारे माउंटेन सॉइल्स होती है वहां पर आपको स्पाइसेस दिखाई देते हैं, टी दिखाई देता है, टेम्परेट फ्रूट्स दिखाई देते हैं, राइट। जैसे पहाड़ों का जो है ना मसाले होते हैं, उसकी बड़ी डिमांड होती है, पहाड़ों के मसाले, पहाड़ों की चाय, है ना। जैसे अभी मैं गया था, तो मैं कौसानी गया था, है ना, 1929 में गांधी जी आए थे यहाँ कौसानी में। तो वहाँ पर एक बिल्कुल टी का वो है, मैं वहीं फोटो खिंचाई थी, पता नहीं आप लोगों ने देखी नहीं देखी। तो मैंने वहाँ देखी थी, तो मैं वहाँ उतरा, मैंने सब चीज़ें देखी, है ना। गांधी जी ने कहा था ना इसको मिनी स्विट्जरलैंड कौसानी को, और है भी ऐसा। माई गॉड, अब वहाँ खड़े हो जाएंगे ना एक वैली में। यस सर। अब देखो, अब है हमारा, देखो 8 के 8 हो गए हमारे, 7 नहीं 8 ये है। एक सेकेंड, ये क्या हुआ है, हो गया 8 हो गया हमारे, क्योंकि 7 को ए और बी हो गया ना, 6 7 8, ठीक है। ये माउंटेन सॉइल आपका 8वां है, ठीक है, 8 हो गया। देखो अब ये है प्रॉब्लम सॉइल्स एंड सेलिन एंड पीटी। देखो ये आपका मेंस से रिलेटेड है कि प्रॉब्लम्स क्या है। तो सबसे बड़ा क्या है, सेलाइन एंड अल्कलाइन। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ओवर इरिगेशन करने से, पुअर ड्रेनेज सिस्टम से क्या हो जाता है, आपको पता है हमारी कोई भी जो सॉइल होती है उसमें अगर आप, उसकी एक फर्टिलिटी होती है ना, एक फर्टिलिटी एक लिमिटेड होती है। अगर आप उसमें ओवर इरिगेशन करेंगे तो क्या लगता है आपको, क्या वो उपजाऊ रहेगी? एक आपने सुना होगा झूम कल्टीवेशन, सुना है झूम कल्टीवेशन? Yes, sir.
है ना। अभी मैं एग्रीकल्चर, कल शायद आप लोग को एग्रीकल्चर आएगा, जब एग्रीकल्चर भी खत्म हो जाएगा तो सॉइल और एग्रीकल्चर को एक साथ पढ़ना, तो आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो झूम कल्टीवेशन में वो क्या करते थे, वो खेती करते थे, फिर उसको छोड़कर दूसरी जंगलों में आग लगाते थे, फिर साफ करते थे, फिर वहां करते थे, फिर आगे बढ़ते थे, और जब तक उनके 3-4 साल हो जाते थे फिर वो पुराने वाले में आ जाते थे, क्योंकि उसको रिकवरी का टाइम मिल गया है ना। यस, क्लियर है। तो ओवर इरिगेशन की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो रही है, और आजकल तो एक नया पैटर्न है, वो मैं एग्रीकल्चर में आपको बताऊंगा। जैसे आजकल हम टाइल्स लगा दे रहे हैं, घरों में टाइल्स बहुत लगाई जा रही है खूबसूरती के लिए, बट टाइल्स आपको पता है वो क्या करता है, हमारा रेन वाटर जो होता है उसको ग्राउंड में नहीं जाने देता है। यस और नो। तो फिर वो पानी कहाँ जाता है, पानी कहाँ जाता है, वो होता क्या है कि इवेपोरेट हो जाता है, धूप आ जाती है तो वो क्या हुआ, उसको जाना चाहिए था ग्राउंड में, पर वो क्या हो जाता है, फिर इवेपोरेट हो जाता है, तो बेचारा फंस जाता है वो पानी जो जाना चाहिए था ग्राउंड में। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? यस और नो। यस। लास्ट में आपने क्या कहा फंसने वाली बात? मैंने कहा कि जैसे आजकल लोग टाइल्स लगा दे रहे हैं बहुत ज्यादा ना, हर जगह खेतों में भी मैंने देखा लोग टाइल्स लगा रखे भाई, मतलब खेतों वेतों में जाने के लिए। तो टाइल्स की वजह से क्या होता है, पानी एक जगह रुक जाता है ऊपर ही पर टाइल्स के ऊपर, क्योंकि पेनिट्रेट नहीं कर पाता पानी। और सोचो धूप आ गई तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा ना, धूप से मानती हो। यस सर। तो पानी बीच में फंस गया हो, एवेपोरेट हुआ, ऊपर बादल हुआ है, फिर बारिश हुई फिर वो बीच में फंस रहा है पानी, तो उससे बड़ी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आज के हमारे आप लोग के मुझे नहीं पता, क्योंकि जो लैंड होता है वो राज्य सूची में आता है, पर उत्तराखंड में एक ऐसा कानून है, मतलब एक लेवल कानून तो नहीं कहूंगा, उसे ऑर्डर में बता रखा, सरकार का ऑर्डर है वो, कि भैया आप लोग खेतों में वो नहीं लगाएंगे टाइल्स, उससे जरा प्रॉब्लम हो रही है ना। चलो, और क्या है, एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम हो गया। जिप्सम समझते हैं आप लोग क्या होता है? जिप्सम क्या होता है, जिप्सम एक तरह का आप समझ लो इसको, यू नो एक तरह से क्या कहेंगे इसको, एक केमिकल होता है ये, जो खेती में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि जो सॉइल अपनी फर्टिलिटी को खो देती है, उस फर्टिलिटी को वापस लाने के, पर इसके बहुत डिमेरिट होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो सलाइन सॉइल होती है, अगर आप देखेंगे जो सलाइन सॉइल होती है उसके लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि अपना जो जिप्सम होता है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये किया जाता है टू इंक्रीज द एल्कलिनिटी, यानी कि अल्कलाइन, अल्कलाइन सॉइल को, यू नो, उसको इंप्रूव करता है। अल्कलाइन समझते हैं आप लोग? चलो इसको अभी छोड़ दो, इसको मैं एग्रीकल्चर में बता दूंगा, ठीक है। जिप्सम के बारे में से पता है किसी ये को? नहीं सर। जिप्सम के बारे में किसी को पता है? उज्जवल आपको? नो सर। अच्छा, इसको थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिख लो, चलो मैं लिखा रहा हूँ, इसको लिख लो, ठीक है, थोड़े थोड़े पॉइंट। अल्कलाइन बहुत ये सॉरी जिप्सम बहुत इस्तेमाल हो रहा है, तो मेरे साथ लिख लेंगे आप लोग, हालांकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, फिर भी लिख लेना। जिप्सम का देखेंगे, जिप्सम का जो यूजफुल मेनली लिखेंगे, यूजफुल मेनली जिप्सम किसके लिए मेनली यूजफुल होता है, वो होता है अल्कलाइन सॉइल के लिए, अल्कलाइन सॉइल के लिए ये यूजफुल होता है, ठीक है। यानी कि यूजफुल ये अल्कलाइन सॉइल के लिए है, तो नॉट यूजफुल किसके लिए है, नॉट यूजफुल है आपका पहले ये लिख लो, लिख लिया। चलो दूसरा लिखो, दूसरा इसमें लिखना कि देखो ये जो सॉल्यूशन होता है ना, इसको मैं लिखूंगा, सॉल्यूशन जो हम डालते हैं ये जिप्सम, ये सॉल्यूशन एक टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्परेरी होता है, ये टेम्परेरी होता है ये सॉल्यूशन। अब कोई भी चीज़ जब टेम्परेरी होती है तो आप उसको रिपीट बहुत ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि उसका एक इफेक्टिव टाइम पीरियड कम होता है, तो उसको आप रिपीट बहुत ज़्यादा करते हैं ना, रिपीट बहुत ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा है, टेम्परेरी है, तो रिपीट आप ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आगे क्या होता है, वही है, अति जब होती है तो नुकसान करती है, तो इसको कहीं ना कहीं सॉइल को डैमेज कर देता है। स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता है स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वही बात है ना। आजकल लोग स्टेरॉइड बहुत इस्तेमाल करते हैं खूबसूरती के लिए, बॉडी बनाने के लिए, तो शॉर्ट टर्म तो बहुत अच्छा लगता है, 1-2 साल तो आप बहुत खूबसूरत हो जाते हो, स्टेरॉइड लगा लगा के बॉडी बना लेते हो, पर लॉन्ग टर्म क्या होता है इसका बताइए। आपका जो है इसका तीसरा आप लिख लेना, इसका लिख देना रिएक्शन। इसका रिएक्शन कैसा होता है, इसका रिएक्शन होता है बहुत स्लो, ग्रेजुअल होता है इसका। तो यानी कि क्या होता है कि इसमें अब आपको पता है हमारी पूरी खेती करने का टाइम हमारे पास सिर्फ 6 महीना तो होता है, बताइए सही बात है नहीं है, 6 महीने का तो टाइम होता है हमारे पास खेती का, राबी खरीफ, कितने महीने का टाइम पीरियड होता है इनके पास, तो ये कहीं ना कहीं फायदेमंद नहीं होता है, इसका रिएक्शन ग्रेजुअल होता है ना बहुत। और देखो फोर्थ में हम इसको इकोनॉमिक रिस्पेक्ट में डाल डाल देते हैं, तो कॉस्ट फैक्टर डाल दो इसमें, कॉस्ट फैक्टर, क्योंकि इसमें लार्ज क्वांटिटी चाहिए होता है, ये लार्ज क्वांटिटी चाहिए होता है, उसकी वजह से क्या होता है, इसमें एक हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाती है। यस। और एक लास्ट देख लो इसको न्यूट्रिएंट्स के वे में, ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर।
और एक लास्ट लिख दो आप इसका न्यूट्रिएंट्स वाई में देख लो, न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स में होता है ये क्या कर देता है, ये कैल्शियम को डोमिनेट कर देता है, उसका डोमिनेंस हो जाता है किसका, कैल्शियम का, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं एक्सेस ऑफ कैल्शियम की वजह से क्या हो जाता है, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम को कंपैरेटिवली बहुत कम कर देता है, कैल्शियम का डोमिनेशन हो जाता है, तो इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल स्टोन्स की शिकायत बहुत आती है, आपने देखा होगा। आपको पता है ना, आप कभी भी एक्सेस ऑफ कैल्शियम लोगे और उसमें B12 का कॉम्बिनेशन कम रखोगे, क्योंकि B12 क्या करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराता है ना। अब क्या होता है, B12 आप ले नहीं रहे हो, डेफिशिएंसी हो रही है, और कैल्शियम आप दबा के ले रहे हो, दबा के सुबह शाम दूध पी रहे हो, कैल्शियम, तो लास्ट में क्या बन जाते हो, स्टोन। आजकल आपने देखा होगा बहुत लोगों के गॉल ब्लैडर में, स्टूडेंट में खासकर 20-21 साल के लोगों को गॉल ब्लैडर में ज्यादा स्टोन हो रहा है। देखा आप लोगों ने इस चीज को? तो ये वाला मुझे पॉइंट दोबारा बताओगे, B12 वाला और कैल्शियम? मैंने कहा जब इसको जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है ना, तो जिप्सम क्या करता है कि कैल्शियम को बढ़ा देता है। किसको बढ़ा देता है? ये और जिसकी वजह से क्या होता है, जब हम इसको कंपैरिजन करते हैं तो मैग्नीशियम पोटेशियम कम हो जाता है, जो नुकसान करता है शरीर के लिए। अब इसको समझाने का तरीका मेरा ये था कि कभी भी कोई चीज़ एक्सेस होती है, जैसे आप कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम के साथ उसके कंपैरेटिवली B12 भी अगर आपके शरीर में जा रहा है तो आपको कभी कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि B12 क्या करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है वो, ठीक है। पर अब सोचो, आपका कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सेस वे में कैल्शियम आप ले रहे हो, और B12 उसको उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, क्योंकि B12 इतना बन नहीं रहा है, तो आपका एक्सेस कैल्शियम ब्लड में घूमने लग जाता है, और इवेंचुअली वो क्या होता है, या तो गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होने लग जाता है, या वो आपकी किडनी में इकट्ठा होने लग जाता है। तो क्या रूप लेता है आगे चल के, तो ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या मैं समझा पाया ये बात आप लोगों को? तो ये कुछ इसके डीमेरिट्स हैं जो आपको ऐसे पता होना चाहिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम जो है वो कभी कभी बड़ा नुकसान मारता है, ठीक है। लेकिन सर मुझे ना इस लाइन और अल्कलाइन का मतलब नहीं पता लगा मुझे। इसका सलाइन मतलब क्या हुआ, सलाइन मतलब हुआ सॉल्टी, और अल्कलाइन मतलब होता है एसिडिक। अब देखो, ये शीट इरोजन क्या होता है, और रिल इरोजन क्या होता है, और ये है आपका गुली इरोजन, ठीक है। ये देखो, ये जो है ना, ये वाली चीजें, शीट इरोजन क्या होता है, इसे कहते हैं, देखो इस तरह से ऊपर की जो पूरी होती है ना परत, ये पूरी इरोड हो जाती है। इसका मेन कारण होता है आपका, इसमें हम कहते हैं, एक सेकंड में रेड पेन का इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पर ज्यादातर मुख्य था जो लार्ज रिवर होती है ना, जो लार्ज रिवर होती हैं, देखो ऐसे करके वो आती है ना एक साथ, तो वो जब बहती हैं तो वो ज्यादातर क्या, किस फॉर्म में इरोड करती हैं, उसे शीट इरोजन कहते हैं, ठीक है। और जैसे हमारी स्ट्रीम्स होती हैं, छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी स्ट्रीम्स आती हैं, तो वो जो इरोड करती हैं उसे रिल इरोजन कहते हैं। और जो गली इरोजन है, गली इरोजन तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। देखो यही जो रील इरोजन है, रील इरोजन एक समय क्या होता है, इसी चीज को गहरा कर देती है, वैली बना देती है ना, ये देखो, तो ये होता है गली इरोजन। तो यहाँ पर डीप चैनल बन जाता है, जिसे आप घाटी कहते हैं, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, घाटी। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? शीट इरोजन क्या होता है, रेल इरोजन क्या होता है, गली इरोजन क्या होता है, हाँ या ना? सर एंड वाला नहीं आया मुझे समझ। देखो इसको देखो, ये वाला आप देखो, रेल इरोजन दिख रहा है आपको, यस सर। और पानी अगर लगातार बह रहा है तो पानी से काटता जाएगा नीचे तक, देखो पानी की खूबसूरती है ना, वो काटता जाएगा उसे नीचे तक, मानती हो? और ये मैं बात कर रहा हूँ हजारों सालों से, मिलियन, मतलब हजारों सालों की बात कर रहा हूँ। पानी कंटिन्यू जा रहा है, कंटिन्यू जा रहा है, क्या वो उसे काटता जाएगा ऐसे? डीप चैनल बन जाता है ना, इसे कहते हैं हम गली इरोजन। रेल इरोजन को आप बहुत समय तक छोड़ दो, हजारों सालों तक इसे छोड़ दो, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गली इरोजन। कंडीशन ये है कि ये कंटिन्यू बहता रहना चाहिए, पानी कंटिन्यू बहता रहना चाहिए। अच्छा, एक चीज यहाँ पर याद रखना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। देखो एक क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट, मैं भी एक समय ये सोचता था, जैसे एक घाटी बना रहा हूँ मैं, घाटी, ये होगी घाटी आपकी, ठीक है, ऐसी होती है ना घाटी, बीच में पानी बह रहा है, ये समझ लो ऐसे नदी बह रही है, ऐसी ऐसी होती है घाटी, सबने देखी होगी आप लोगों ने, गांव बसे होते हैं यहाँ पर घर होते हैं, राइट, देखा होगा आप लोग जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, आपने देखा होगा ये घर होते हैं हमारे, और ऐसे करके। अब क्वेश्चन है कि सर पता कैसे चलता है, कि पहली कंडीशन है कि यहाँ पर ये नदी ने काटा है, तो फर्स्ट कंडीशन है रिवर ने इसको डाइसेक्टेड किया है, मतलब रिवर ने इसको काटा है। दूसरी कंडीशन है सर ये मूवमेंट ऑफ प्लेट्स है, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स है ना, हो सकता है नीचे प्लेट एक इधर को जा रही है, इधर को जा रही है, तो बीच में दरार आ गई, और दरार आने के बाद आपको पता है पानी की खूबसूरती क्या है, पानी को जहां रास्ता मिलता है पानी वहां चला जाता है, हाँ या ना? तो ये प्लेट मूव करी होंगी, बीच में ऐसे दरार आई तो पानी आ गया। तो क्वेश्चन है कि सर पता कैसे चलता है कि ये रिवर ने काटा है या ये
मूवमेंट ऑफ प्लेट्स हुआ तो बीच में गैप आया तो नदी आ गई। बता सकते हो कैसे पता चलता है? सर पहले एक मेरा बार क्वेश्चन बता दो। क्वेश्चन है घाटी, देखिए हमने घाटी घाटी में अब मेरा प्रश्न आ रहा, पहला क्वेश्चन है कि हमें घाटी दिखती है कि हम ये मानेंगे कि नदी ने इसको काटा है, हाँ या ना? समझ लो एक पूरा पहाड़ था, ये नदी यहाँ पर बह रही है, नदी ने काट काट कर इसको ऐसे घाटी बना दिया, हाँ या ना? यस सर। और दूसरा ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर ऐसे बहुत बड़ा ये हो, पर प्लेट का मूवमेंट हुआ, एक इधर को गई एक इधर को गई, तो इवेंचुअली क्या हुआ, ये बीच में ऐसे कट गया, और जब ये कटा तो एक नदी आ गई बीच में, क्योंकि पानी तो जहाँ उसको बहाव मिलेगा वहां चला जाता है। क्वेश्चन आया समझ में? तो पहला है मेरा रिवर डाइसेक्टेड, पहली कंडीशन। दूसरी है मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। तो क्या लगता है आपको दोनों में से कौन सा सही होगा, कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन समझ में आया सबको? पूनम जी, उज्जवल, समझ में आया क्वेश्चन मेरा? सर सॉइल से रिलेटेड होगा कुछ। देखो मैं बताता हूँ, सिर्फ खादर और भांगर नहीं बनेगा अगर रिवर काटेगी तो। ये माउंटेन में खादर भांगर कैसे बन जाएगा? लॉजिकली सोचो, खादर भांगर कहाँ बनता है? तराई क्षेत्र में, आप भूल रही है। क्योंकि अगर ये यस सर। माउंटेनियस होगा तो इसमें तो वो बोल्डर को इनके पास वेलोसिटी है ना। खादर भांगर पहाड़ी नहीं बनता है, तराई में बनता है, मानती है? इसका जो आंसर है, इसका आंसर है कि किसी के पिताजी को नहीं पता चल सकता, ठीक है? तो ये चीज याद रखना, ये पता करना बहुत मुश्किल है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग रिसर्च करने की कोशिश की, नहीं हो पाता, पता ही नहीं चल पाता। गेटिंग माय पॉइंट? तो कभी कभी क्या होता है, ये सब एजम्पशन बेस होता है, तभी तो ज्योग्राफी को प्योरली साइंस नहीं कहते हैं। ज्योग्राफी को हम प्योरली साइंस क्यों नहीं कहते हैं? आपने देखा ना, आर्ट्स में भी, भारत में आर्ट्स में भी आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, हाँ या ना? क्योंकि ज्योग्राफी को समझने में कुछ चीजें ऐसी हैं जो एजम्पशन बेस ही काम करती हैं, क्योंकि इसमें पता करना बड़ा मुश्किल होता है कि घाटी नदी ने बनाई है या कुछ मूवमेंट हुआ कि घाटी बनी और बीच में से नदी आ गई। तो ये प्रश्न अपने में बहुत बड़ा ऐसा है जिसमें एजम्पशन बेस्ड काम किया जाता है, इसीलिए अलग अलग रिसर्चर अलग अलग बात करते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हो गई आपका, या सुन लो, अलग अलग थ्योरी पढ़ाई है ना मैंने, जियोसिंक्लाइन थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, हाँ या ना? याद रखना, ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये आप मेंस में डालते हैं ऐसी चीजें, इसलिए ज्योग्राफी, अब कभी क्वेश्चन आ गया ज्योग्राफी को हम साइंस क्यों नहीं कहते हैं? ज्योग्राफी इज अ पार्ट ऑफ साइंस, नॉट प्योरली अ साइंस, क्योंकि इसमें काफी एजम्पशन बेस्ड काम किया जाता है। जैसे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो अ साइंस, बट इट इज अ फेल्ड साइंस, ये सुनो, ये चीज याद रखना, ठीक है? ठीक है, तो सबसे पहला है काउंटर प्लॉगिंग। ये होता है देखो काउंटर प्लॉगिंग, ठीक है? ऐसे करके ऊपर एक स्टेप, यहाँ पर प्लॉगिंग, यहाँ पर, मतलब क्या होता है कि आपने जो जुताई करनी है ना, जुताई करनी है, वो आपने ऐसे ढलान के साथ, ऐसे ऐसे इसके जो आप स्लोप बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे, ठीक है? और यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक स्टोरेज बना देंगे पानी के लिए। अब आपको क्या सर ये क्या चक्कर है, ठीक है? कुछ चीजें आपको सिर्फ रटनी होती है, ठीक है? इसमें कोई ऐसी कुछ होती नहीं। यहाँ पर याद रखना, प्लॉगिंग अलोंग स्लोप टू कट वाटर फ्लो, और एक होता है टेरेस फार्मिंग, एक होता है शेल्टर बेल्ट्स, एक होता है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन तो आप बचपन से जानते हैं कि हमारे पेड़ की जड़ें क्या करती हैं, सॉइल को रोक के रखती हैं, ये सुनो, सॉइल को जाने नहीं देती हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही? ये सुनो। देखो, यस सर। जैसे शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है, बहुत आसान होता है। शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है, प्लांटिंग ट्रीज टू ब्रेक विंड स्पीड, क्योंकि विंड क्या करती है, मिट्टी को उड़ा के ले जाती है ना। तो हम क्या करें, पेड़ों को, या प्लांटेशन ऐसा करते हैं पेड़ों का, क्योंकि आप ये जानते हैं कि वो विंड की स्पीड को ब्रेक करेगा प्लांट। ट्री जो है रुकेगा नहीं रुकेगा, बताइए हाँ या ना? और जब विंड की स्पीड रुकेगी तो इरोजन कम करेगा ना वो। जैसे पहाड़ों में तो स्टेप फार्मिंग नेचुरल होती है, पहाड़ों में स्टेप फार्मिंग नेचुरल होती है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या कर रखा है, जो जो हिल्स होते हैं वहां पर आप स्टेप फार्मिंग करिए, उसी को हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं। अब टेरेस फार्मिंग का फायदा क्या होता है बताओ, कैसे रोकता है? आप मुझे एक सिंपल सी बात बताना, कितना आसान है, देखो सिंपल सी बात बताओ, ये एक स्लोप है, ये सिंपल सा स्लोप है, आप बताओ जो ये विंड बह रही है या पानी बह रहा है, ये ज्यादा इफेक्ट कहाँ करेगा? ये सेकंड डायग्राम है, ये वन डायग्राम है, बताओ विंड या वाटर कहाँ पर ज्यादा सॉइल इरोजन करेगी? ऑब्वियसली उसको एक जेंटल स्लोप मिल जाता है ना, वो तो करेगी। पर जब आप उसे स्टेप फार्मिंग कर दे तो ये पॉइंट आपने ऑब्स्टेकल बना दिया, ये पॉइंट ऑब्स्टेकल बना दिया, ये पॉइंट ऑब्स्टेकल बना दिया, रुकावट बना दिया। क्या मेरी बात समझ में आई किरण जी, उज्जवल जी? तो ये चीज याद रखना, ठीक है? तो ये देखो, बहुत ये है आपके वाले जो मेंस में होता है ना, कि हम, क्योंकि आप कोई भी चीज लिखते हैं तो उसको कैसे हम सही कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को हम कैसे रोक सकते हैं, कंजर्व कैसे कर सकते हो, ये 4 पॉइंट याद रखना। ये है आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे डेफिशिएंसी, मोस्ट इंडियन सॉइल आर पुअर इन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। एक बार रिवीजन करोगे जितनी सॉइल मैंने बताई, उसमें आपको ये कॉमन दिखेगा कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की बड़ी समस्या है, इसीलिए हमारा फर्टिलाइजर किस नाम से फेमस है? ये फर्टिलाइजर हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया जाता है, इधर सब एनपीके कहते हैं। तो एनपीके में दो चीजें क्या हैं देखो, तो हमारे मोस्ट ऑफ द इंडियन सॉइल, मोस्ट ऑफ मतलब अधिकतम जो सॉइल है वो किसमें वीक है हमारी? नाइट्रोजन। और खादर और भांगर को आप अच्छी तरह जानते हैं। खादर क्या होती है, हर साल क्या करती है, रिन्यू करती है, और भांगर क्या होती है, ओल्डर एंड लेस फर्टाइल। मैं कहूँ अगर भांगर को भी क्या हम, भांगर में भी कभी न्यू सॉइल आ सकती है, आपको क्या आ सकती है, कब? जब कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, मॉनसून और लाली। एब्सोल्युटली उस समय हो जाता है, ठीक है? हालांकि बहुत रेयरली होता है, इसलिए बहुत बुक्स में आपको नहीं दिखाई देता है,
जब आप हैवी बुक्स पढ़ते हो तो उसमें ये बात आती है, तो मैंने आपको बता ही दिया। और सेल्फ लॉगिंग कौन करता है अपने आप को खुद ही जुदाई कौन कर लेता है? जिप्सम क्योर करता है सलाइन सॉइल को, ठीक है, पर जिप्सम का अधिक इस्तेमाल मैंने आपको बताया किस तरह से ये प्रॉब्लम करता है। जिप्सम का मैंने आपको प्रॉब्लम्स भी बताई थी, न्यूट्रिएंट्स में मैंने एक बात बताई थी, जिप्सम इम्बैलेंस कर देता है। तो क्या कौन किस चीज को बढ़ा देता है जिप्सम? चलो क्वेश्चन देखो जरा, सॉल्व करो। यूजीसी नेट और यूपीएससी क्वेश्चन है, पहला देखो। विच सॉइल इज नोन एज द सेल्फ फ्लोइंग कैपेसिटी, बताओ। ब्लैक सॉइल कवर द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। एलुवियल मेंस का क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ लेटराइट सॉइल एंड इट्स सुटेबिलिटी फॉर एग्रीकल्चर। एलुवियल का देखो रीजन देखो लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोग इसमें रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। यही नोट्स तो मुझको चाहिए जो शॉर्ट नोट्स बनते, कितना काम के नोट्स हैं देखो, ठीक है। सबको समझ में आई ये बात, हाँ या ना?